अमेरिका ईरान में युद्ध थमने का असर अब दिखने लगा है। कमर्शियल एलपीजी के दाम घटाए गए हैं, साथ ही प्राइवेट पेट्रोल पंप ने भी पेट्रोल डीजल के दाम कम किए हैं। डिटेल्स ले लेते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि युद्ध विराम के बाद कहां दाम घट रहे हैं? देखिए, युद्ध विराम का असर भी यहाँ पे दिखने लगा है। कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ी है, गैस की सप्लाई बढ़ी है, तो जाहिर तौर पे घरेलू बाजार में जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े थे, उन सारे में कटौती की शुरुआत हो गई है। और इसकी शुरुआत की गई है कमर्शियल एलपीजी से, क्योंकि आपको याद होगा कमर्शियल एलपीजी जो दरअसल रेस्टोरेंट वगैरह में जाता है, 19 किलो वाला जो एलपीजी का सिलेंडर होता है, उसके दाम सबसे पहले बढ़ाए गए थे जब ईरान वॉर शुरू हुआ था। तो अब सबसे पहले घटाए भी गए उसी के दाम, और 183 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर की कटौती की गई है इस कमर्शियल एलपीजी के सिलेंडर के दामों में, जो अब घट करके 2,930 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। तो ये कमर्शियल एलपीजी की बात रही। घरेलू एलपीजी यानी हमारे आपके घरों में जो रसोई गैस एलपीजी सिलेंडर आता है, उसके दाम में अभी कोई कमी नहीं की गई है, लेकिन अब सबकी निगाहें टिकी रहें कि उसके दाम भी सरकार घटाती है या फिर ऑयल मार्केटिंग घटाती है कंपनियां, तो कब तक घटाती हैं। रही बात पेट्रोल डीजल की, तो प्राइवेट पेट्रोल पंप जो कंपनी है नायरा, उसने पेट्रोल डीजल के दाम घटाए हैं। पेट्रोल के दाम में 5 रुपये प्रति लीटर, तो डीजल के दाम में 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है। यहां भी आपको बताना चाहूंगा कि जब दाम बढ़ाने की बारी थी तो सबसे पहले इसी प्राइवेट कंपनी ने दाम बढ़ाए भी थे। तो अब सबकी निगाहें टिकी है कि प्राइवेट कंपनी के बाद क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बीपीसीएल, आईओसीएल जैसी कंपनियां भी पेट्रोल डीजल के दाम घटाएंगे क्या? इस पर निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि ईरान वॉर शुरू होने के बाद 7.5 रुपये प्रति लीटर तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए थे। वहां भी अब घटने के कह सकते हैं कि उम्मीद लोगों की काफी ज्यादा जग गई है। उससे पहले एटीएफ जो हवाई जहाज में फ्यूल डलता है, उसकी कीमत भी 115 रुपये प्रति लीटर से घटा करके 110 रुपये प्रति लीटर करने का फैसला लिया गया है, जो आज से लागू हो गया है। विंडफॉल टैक्स में भी डीजल और एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स घटाया गया। डीजल पर जहां विंडफॉल टैक्स यानी एक्सपोर्ट ड्यूटी 14 रुपये प्रति लीटर से घटा करके 8.5 रुपये प्रति लीटर की गई। एटीएफ के एक्सपोर्ट ड्यूटी 12.5 रुपये प्रति लीटर से घटा करके 7.5 रुपये प्रति लीटर की गई। पेट्रोल पर हालांकि एक्सपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई है। तो इस तरह के ईरान वॉर का जो उस टाइम जो महंगाई या फिर बढ़ते दाम का जो सिलसिला चल रहा था, वो तो थम ही गया, साथ ही साथ दाम घटने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। साथ ही आपको बता दें, पश्चिम एशिया में युद्ध विराम के बाद कच्चे तेल की कीमतों में लगातार नरमी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड करीब $71 प्रति बैरल और WTI क्रूड $69 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। क्या क्रूड में गिरावट का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? डिटेल्स बता रही हैं मनीषा गुप्ता। कच्चे तेल के प्राइसेस की शुरुआत जुलाई के महीने के लिए भी थोड़ी सी कमज़ोर ही यहाँ पर हुई है। आपको याद दिला दें कि जून के महीने में कच्चे तेल के भावों में करीबन 22% की गिरावट देखने को मिली है, और पिछले 3 महीने यानी कि पिछले क्वार्टर की अगर बात की जाए तो कच्चे तेल में करीबन 38% की गिरावट है। ये सबसे खराब क्वार्टर रहा है 2020 के बाद से। बाजार काफ़ी हद तक ये देख रहा है कि सप्लाईज़ यहाँ पर मिडल ईस्ट से आनी शुरू हो गई हैं। ईरान का कहना है कि नेवल ब्लॉकेड जो यूएस ने हटाया है, उसके बाद ईरान का यहाँ पर जो कच्चा तेल है वो करीबन 40 मिलियन बैरल तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पार कर गया है। रशिया के एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड नंबर्स पे हैं। ज़्यादातर मिडल ईस्ट कंट्रीज़, चाहे वो कतार है, इराक है, यूएई है, सभी ने अपने प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स बढ़ाए हैं। तो बाजार को लगता है कि सप्लाईज़ यहाँ पर कच्चे तेल की बढ़ जाएंगी, और उसी का प्रेशर हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है। तो भाव अब प्री कॉन्फ्लिक्ट लेवल्स पे हैं। वॉर शुरू होने से पहले जहाँ पर कच्चे तेल के प्राइसेस थे 70 के आसपास, वहीं पर अब हम फिर से पहुँच चुके हैं, और बाजार को लगता है कि 70-68 तक एक बार शायद यहाँ पर ब्रेंट के प्राइसेस लुढ़क सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोने चांदी में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। MCX पर सोना 1,41,000 के नीचे फिसल गया, वहीं चांदी 2,22,000 के नीचे आ गई। चांदी बीते 1 महीने में करीब 15% टूट चुकी है। सोने चांदी में आगे कैसी चाल देखने को मिलेगी, बता रही हैं मनीषा गुप्ता। भारी गिरावट यहाँ पर सोने और चांदी के प्राइसेस में भी देखने को मिली है। अगर सोने की बात की जाए तो $4,000 प्रति आउंस के नीचे के लेवल्स हैं, और चांदी 60 के नीचे लगातार यहाँ पर कारोबार करती रही है। अपने हाई से करीबन 50,000 रुपये की गिरावट 10 ग्राम प्रति हम सोने में आता हुआ देख चुके हैं। जून के महीने की अगर यहाँ पर बात की जाए तो सोने के प्राइसेस ने 11.5% की गिरावट दिखाई है, और पिछले पूरे क्वार्टर में 13% की गिरावट, जो कि 13 साल में सबसे कमज़ोर क्वार्टर के तौर पर यहाँ पर उभरा है।
चांदी की भी अगर बात की जाए तो वही हाल यहाँ पर भी देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर हम यहाँ पर नेगेटिव होते हुए नजर आए हैं। इस साल में 7.5% की गिरावट सोने ने अब तक 6 महीने में दिखाई है, तो चांदी में यही गिरावट करीबन 22% तक देखने को मिली है। मार्केट्स को लगता है कि डॉलर इंडेक्स जो कि 14 महीने के हाइज पर है, एक्सपेक्टेशन की शायद यूएस की तरफ से एक रेट बढ़त हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। और इक्विटीज़ में जो तेज़ी आई है तो पैसा यहाँ पर मेटल्स और टैंजिबल कमोडिटीज़ से निकल कर हमने इक्विटीज़ में जाता हुआ देखा है, तो उसका भी प्रेशर यहाँ पर प्राइसेस में पड़ा है। बाजार को लगता है कि यहाँ से $100 तक की गिरावट सोना शायद आपको और दिखा सकता है, लेकिन वो खरीदारी के मौके होंगे। लॉन्ग टर्म बाइंग और लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड यहाँ पर सोने में अभी भी कायम है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं शेयर बाजार की। जुलाई सीरीज की शुरुआत शेयर बाजार के लिए शानदार रही। आज बाजार में चौतरफा तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स निफ्टी दोनों अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी खरीदारी देखने को मिली। मार्केट का पूरा अपडेट अब लेते हैं रक्षा रावत से। तो रक्षा, बताएं कैसा रहा आज बाजार में कारोबार? जी बिल्कुल, 2 एक्सपायरीज के बीच का सैंडविच सेशन काफ़ी शानदार रहा। जुलाई सीरीज़ की दमदार शुरुआत देखने को मिली और निफ्टी 24,000 के पार बंद हुआ। 140 अंकों की बढ़त हमें देखने को मिली। निफ्टी बैंक ने भी आज काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म किया। लगभग 500 अंकों की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली। अगर आज के सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर रियलिटी में 3.5% से ज़्यादा के मूव्स देखने को मिले। इसके अलावा एफएमसीजी में 2% की तेज़ी देखने को मिली और ऑटो काउंटर आज फोकस में रहे। अच्छे सेल्स नंबर आए जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली। इसके अलावा डिफेंस, पीएसयू, कैपिटल मार्केट, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने निफ्टी और निफ्टी बैंक को कंट्रीब्यूट किया। लेकिन आज आईटी ने दोबारा दबाव डाला। जो केपीआईटी टेक की गाइडेंस कमज़ोर नज़र आई, वहाँ से पूरे ही आईटी पैक पर दबाव आया। और आईटी इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर 5 साल के निचले स्तर पर बंद हुआ है। इसके अलावा मेटल और फार्मा में भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज के निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो फूड डिलीवरी, काउंटर, इटर्नल, यहाँ पर करीब 6% के मूव्स देखने को मिले। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेज, नेस्ले और एशियन पेंट जैसे काउंटर थे जिन्होंने बाजार को सपोर्ट किया। लेकिन आज बाजार को डिसअपॉइंट किया। आईटी पैक ने निफ्टी में गिरने वाले शेयर में 3 काउंटर आईटी पैक से रहे। इसके अलावा हिंडाल्को मेटल पैक से हमें देखने को मिला। लेकिन आज फोकस में थे ऑटो पैक। काफ़ी अच्छे ऑटो नंबर आए जिसकी वजह से अशोक लेलैंड, बोश, एमएनएम और मारुति सुजुकी जैसे काउंटर्स थे जिनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन आज आईटी पैक ने माहौल बिगाड़ दिया और एमएफएसएल की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने अनुमान जताया है कि FY27 जो है उसका शुरुआत काफ़ी ख़राब हो सकती है। Q1 जो है उस पर प्रेशर आ सकता है। तो यहाँ पर सारे ही आईटी काउंटर्स जो हैं उन पे दबाव देखने को मिला। तो ये था आज के बाजार का पूरा हाल। जी शुक्रिया रक्षा इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। मोतीलाल ओसवाल एएमसी के एमडी एंड सीईओ प्रतीक अग्रवाल ने मार्केट आउटलुक पर हमसे खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि ईवी में शानदार ग्रोथ है और आने वाला वक्त ईवी का ही है। कि फ्यूचर हमारे हिसाब से ईवी है। फ्यूचर हमारे हिसाब से जो हमने सोचा था ईवी के लिए वो उससे ज्यादा तेजी से आ रहा है। जो दिल्ली में हुआ वो तो सपने में मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि आप कर दोगे। एक अप्रैल 28 से 2 व्हीलर हैज टू बी ईवी, 1 अप्रैल 27 से 3 व्हीलर हैज टू बी ईवी। चलो वो भी मान लिया, बट इस दौरान आज से 30,000 रुपया आप दे रहे हो एक ईवी 2 व्हीलर खरीदने के लिए, अगले साल घट के 20,000 हो जाएगा, उसके अगले साल 10,000 हो जाएगा। ये तो सपने में भी नहीं सोचा था। So that is the pace of conversion। तो उसमें जिनकी ईवी की स्ट्रैटेजी नहीं है, जो वहाँ रुक के आ रहे थे, वहां पे ऑब्वियसली there's a huge value migration which is happening from ICE to EV। तो हम वहां होते हैं जहाँ पे वैल्यू माइग्रेट हो रही होती है। इलेक्ट्रिक कारों का फ्यूचर शानदार है, ये कहना है टाटा मोटर्स पीबी के एमडी एंड सीईओ शैलेश चंद्रा का। उनके मुताबिक अगले 5 साल ईवी के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। अब 15 से 20 लाख रुपए वाली ईवी के साथ साथ एंट्री लेवल सेगमेंट में भी अच्छी डिमांड है। आइए आपको सुनाते हैं हमसे खास बातचीत में इलेक्ट्रिक कारों पर उन्होंने क्या कुछ कहा। एंट्री सेगमेंट में प्रॉब्लम थी, रेंज की, प्राइस की, लाइफ टाइम वारंटी नहीं मिलती थी। जैसे हम लोगों ने इन तीनों चीज़ों पर काम किया, इसमें बहुत तेज़ी देखी है कि पंच ईवी अगर X बिकती थी तो अभी 6 to 7X डिमांड आ रही है इन टर्म्स ऑफ बुकिंग। हम लोग सप्लाई कर पा रहे हैं 2.5X 3X, बट अभी हमें और काम करना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा डिमांड जो है मैं कहूँगा 15 लाख से नीचे की कारों में आई है।
ऐसा नहीं है कि हाई ईवीज़ जो हैं उनमें भी डिमांड ज़्यादा है, उनमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है डिमांड में, लेकिन छोटी ईवीज़ में ज़्यादा डिमांड है। ईवी हैवी ग्रोथ होगी जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। अगर मैं समझता हूँ कि FY31 जो 5 साल आज से दूर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड 10 लाख हो जाएगी साल में, जो आज के दिन में पिछले साल 2.2 लाख थी। मुझे लगता है इस साल इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में होगी और 5 वर्षों में ये 10 लाख तक चली जाएगी। आपको बता दें, आज कैबिनेट की बैठक में सरकार ने 2 अहम प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल है, जो दिल्ली के द्वारका में शिव मूर्ति इंटरचेंज को नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगा। 8.1 किलोमीटर लंबा ये टनल बिना कोई पेड़ काटे या रिज एरिया को डिस्टर्ब किए बनाया जाएगा। इस पर सरकार 6970 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें तो ये है बुंदेलखंड क्षेत्र में 242 किलोमीटर का एक्सेस कंट्रोल हाईवे, जो कानपुर से कबराई तक बनेगा। ये हाईवे 3.5 घंटे के सफर को घटाकर सिर्फ 1.5 घंटे कर देगा। इस पर सरकार की तरफ से 7145 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 2.5 साल का टाइम है, दोनों उसमें 2.5 इयर्स में दोनों साथ मिलके बन जाएंगे। रिज की बहुत डिटेल स्टडी हुई है, रिज की बहुत डिटेल स्टडी हुई है। इसकी जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हुई है, प्रॉपर कंप्लीट एनवायरमेंटल स्टडी हुई है, इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ है, बहुत डिटेल और बहुत लंबे समय इसकी स्टडी कंप्लीट हुई है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे वो टनल बोरिंग मेथड मशीन से करेंगे, TBM से करेंगे। तो TBM में क्या होता है कि एक बार शाफ्ट से टनल के अंदर जितनी डेप्थ पे जाना है उस डेप्थ पे चले गए, उसके बाद में सरफेस के साथ उसका कोई इंटरेक्शन नहीं रहेगा। उसके बाद नीचे ही नीचे टनल को बोर करते 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 नेक्स्ट जगह जहां निकलना है वहां से फिर वो मशीन वापस बाहर निकलती है। तो TBM मशीन से इसकी रिज की टेक्नोलॉजी होगी, तो उसके लिए उसके कारण कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा रिज की जियोलॉजी में, रिज की कंप्लीट उसकी इको सिस्टम है उसमें कोई इसमें इम्पैक्ट नहीं आएगा। मेमोरी और स्टोरेज की बढ़ती लागत के चलते कंपनियों ने स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप की कीमतों की बढ़ोतरी शुरू कर दी है। एप्पल के बाद अब वीवो और नथिंग ने भी मोबाइल फोन की कीमतें बढ़ा दी हैं, लेकिन इसका आपकी जेब पर कितना असर देखने को मिलेगा, इस पर ही देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती मांग के बीच रैम और स्टोरेज की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 9 महीने में दोनों की कीमतों में 200% की बढ़ोतरी हुई है। लिहाजा कंपनियों ने स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप की कीमतों में बढ़ोतरी करने की शुरुआत कर दी है। एप्पल ने मैकबुक, मैक मिनी, आईपैड, एप्पल टीवी के दामों में 15 से 42% की बढ़ोतरी की है। नथिंग ने अपने फोन की कीमतों में 8 से 25% की बढ़ोतरी की है। वीवो ने अपने स्मार्टफोन की कीमतों में 7 से 25% की बढ़ोतरी की है। ये नई बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू हो गई है। बाकी कंपनियां भी धीरे धीरे कीमतें बढ़ा रही हैं। जानकारों के मुताबिक साल 2027 तक मेमोरी और स्टोरेज की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रहेगी और नए फोन महंगे होते रहेंगे। Q4 2025 के मुकाबले मेमोरी की कीमतें 4 गुना तक बढ़ चुकी हैं और आगे ये 5 गुना तक पहुंचने की संभावना है। यह स्मार्टफोन बनाने की लागत को काफी प्रभावित कर रहा है। दूसरा कारण है मजबूत डॉलर और बढ़ती इनपुट लागत। जैसे जैसे डॉलर मजबूत हो रहा है और कच्चे माल की कीमतें बढ़ रही हैं, स्मार्टफोन कंपनियों के पास इस बढ़ी हुई लागत को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इसका सीधा असर बाजार पर पड़ेगा। स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ने से बिक्री में भी कमी दिखाई दे रही है। साल 2026 में बिक्री करीब 14% तक घटी है। इसका बड़ा असर बजट सेगमेंट के फोन पर भी पड़ा है। असीम मनचंदा, दिल्ली। चलिए अब बात करते हैं मॉनसून की, जिसने मुंबई में रफ्तार पकड़ ली है। मुंबई में कल से ही रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। इसके चलते मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में बारिश का कहर देखने को मिला है। तेज बारिश के चलते सांता क्रूज ईस्ट और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक की रफ्तार थम सी पड़ गई। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। बारिश के बीच लोगों को ऑफिस और रोजमर्रा के कामों के लिए निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं नवी मुंबई और वसई विरार में भी लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश के बीच पवई लेक का जलस्तर भी बढ़ गया है। आज सुबह करीब 5:30 बजे से झील के ओवरफ्लो होने की खबरें सामने आ रही हैं। लगातार बारिश के चलते झील में पानी बढ़ा और पानी बाहर निकलने लगा। हालांकि प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से बेहद जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की गई है। चलिए, यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आवाज समाचार में। पश्चिम एशिया में घटते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच वेस्ट एशिया के मौजूदा हालात और आगे की स्थिति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बातचीत में राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री मोदी को पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों और भविष्य की दिशा से अवगत कराया। प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में सीज फायर और तनाव कम करने के प्रयासों का स्वागत किया। पीएम मोदी ने एक बार फिर भारत का स्पष्ट रुख दोहराते हुए कहा कि सभी विवादों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति के जरिए ही संभव है। पीएम ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के साथ साथ समुद्र में आवाजाही और वैश्विक व्यापार की निर्बाध सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास किए जाने की जरूरत पर भी जोर दिया। भारत ने ईरान को ब्रिक्स समिट में शामिल होने का भी न्योता दिया है। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के दावे के मुताबिक अफगानिस्तान की वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की है। ये हवाई हमले बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आईएसआईएस के ठिकानों पर किए गए हैं। अफगानिस्तान के मुताबिक आईएसआईएस के ठिकाने उनके देश में हमलों की साजिश रच रहे थे। उधर पाकिस्तान की सेना के दावे के मुताबिक 30 जून को बलूचिस्तान की तरफ भेजे गए 4 ड्रोन को मार गिराया गया है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से आतंकवाद का समर्थन छोड़ने को कहा है और कड़ी चेतावनी भी दी है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, पीओके में भी बगावत की आग इस कदर भड़की हुई है जिसे शहबाज और मुनीर संभाल ही नहीं पा रहे। पीओके में जनता का पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। पीओके के रावलकोट में भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं जैसे नारे लगाए। लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार ने 2 हफ्तों से जरूरी राशन और खाने पीने की चीजों पर पूरी तरह से रोक लगा दी। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय नेताओं ने चेतावनी भी दी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वो भारत की ओर रुख कर सकते हैं। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने 5 जून से पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं, जिसके चलते भी लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। अगर कोई डिक्टेटर हो तो हम किसी डिक्टेटर को नहीं मानते। कश्मीर के अवाम किसी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे, किसी भी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे। हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है। कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो कि बाकी रास्ते खुल जाएं और फिर तुम हमारी मिन्नतें करो, हमारे तरले करो। इधर पाकिस्तान को लेकर भारत में सियासतवार पलटवार हो रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते फिर से सामान्य हों, इसे लेकर दोनों देशों के 100 से ज्यादा प्रमुख हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है। इसमें मांग की गई है कि दोनों देशों के बीच टेंशन खत्म हो और वीजा सर्विस फिर से शुरू की जाए। इसके अलावा एयर स्पेस को भी दोबारा खोलने की मांग की गई है। इस चिट्ठी में फारूक अब्दुल्ला और मनोज झा समेत 117 लोगों के हस्ताक्षर हैं। सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस की तरफ से लिखी गई इस खुली चिट्ठी में भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत, पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने और लोगों के आपसी संपर्क फिर शुरू करने की मांग की गई। विपक्ष के इस कदम पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मतलब मैच नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, इंडिया में नहीं खेलेंगे, दुबई में खेलेंगे। ये कितना दोहरा चरित्र है, हद है न कि है नहीं की। पहलगाम के ठीक बाद आपने खेला, किसको बेवकूफ बना रहा है? हम तो आज तक सदन में पूछते रहे आपसे, पुलवामा में कौन इन्वॉल्व था? पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात आप लोग कर रहे हैं कि लोगों को वीजा बहाल करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। नहीं। दूसरा ये कि हाई कमिश्नर जो है वो एक मिनट में कहूँ, संगीत को वीजा की जरूरत होती है क्या? सरहद पार करने में संगीत को तो कोई दिक्कत नहीं होती है, कार्टून को भी दिक्कत नहीं होती है।
लिटरेचर को भी सरहद पार करने में दिक्कत नहीं होती है। इस डिजिटल दुनिया में बंदिशों की बजाय आप राज्य के चरित्र को अलग रखिए। मिलिट्री पर्सपेक्टिव उसके साथ, स्टेट टू स्टेट अलग, लेकिन पीपल टू पीपल इसको फ्री रखिए। पीडीपी का एजेंडा रहा है कि जम्मू कश्मीर जो इस वक्त इख्तिलाफ है दो मुल्कों के बीच में, हमारे और पाकिस्तान के बीच में, इसको एक दोस्ती का पुल बनना चाहिए और उसके लिए बातचीत ज़रूरी है। तो आज हमने ये लेटर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, ये जानते हुए कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर कितना भी ताकतवर हो, उसकी जो लेगेसी है वो ये नहीं होती वो कितना ताकतवर था या वो कितने साल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहा। उसकी लेगेसी इससे देखी जाती है कि उसने अपने वक्त में कितने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किए। और इस वक्त मोदी जी के पास भी एक बहुत बड़ा सुनहरी मौका है। तो अगर ये रास्ते खुल जाते, पाकिस्तान के साथ बात हो जाए, चाइना के साथ एक अच्छा मुआहदा हो जाए, तो मुझे लगता है कि पूरा जम्मू कश्मीर का जो मामला है ये सुलझ जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने घर में घुसकर मारा आतंकियों को, एक नया नॉर्मल सेट किया। पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। इंडस वाटर ट्रीटी अभियान पे है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने सीमा पर नहीं, सेना ने सीने पर चढ़कर आतंकी कैंप और मिलिट्री कैंप को ध्वस्त किया। अब आतंकी और मिलिट्री में कोई अंतर नहीं किया जाएगा। ये भी एक नया नॉर्मल हमने सेट किया है। परंतु जिनका पुराना नॉर्मल था कि 26/11 के बाद कुछ मत करो, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे दो, वो अब सेना के मनोबल पर चोट करने के लिए और सेना के शौर्य पर, सेना के बलिदान पर मजाक और मखौल उड़ाते हुए वो चाहते पाकिस्तान से बातचीत हो जाए, मतलब टेरर टॉक्स एक साथ फिर से शुरू हो जाए। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।